सबसे पहले गुरु जी के चरणों में वंदन और प्रेम नमन। कि आज जो हम पढ़ेंगे, रोज ही जो पढ़ते हैं, हमेशा जो पढ़ते हैं, क्षण क्षण जो पढ़ते हैं, वो हमें गुरु जी की कृपा से समझ आता है। गुरु जी को प्रेम नमन और उनसे एक ही प्रार्थना कि हमें जो पढ़े वो हमें समझ आ जाए। क्योंकि कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और पहले गुरु जी के लिए दो वाक्य कि दिए जो तुमने दो नयन है सतगुरु, करो तुम्हारा ध्यान। दिए जो तुमने दो कान है सतगुरु, करो तुम्हारा गुणगान। जो तुमने दो आंखें दी हैं, मैं इनसे तुम्हारा ही ध्यान करता रहूं, तुम्हें ही देखता रहूं। और तुमने जो दो कान की दिए हैं, वो तुम्हारी ही प्रशंसा सुनता रहूं। ऐसी हमारी प्रार्थना है, प्रेम नमन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम, जो कि हम सबके पास है, लेकिन कभी हम देखते ही नहीं है एक बार भी कि वो दिखता कैसा है अंदर से। हमने देखा तो कई बार है, फिल्मों में भी, टीवी में भी देखा है कि भी ये देखो, पढ़ाई यहाँ पे भी है, देख लो आप। ऐसा भी नहीं है कि हर जगह से मौज मस्ती है, पढ़ाई भी वहां पे है। अभी ये एक टीवी का सीन है, उसको वहां पे स्केलेटल दिखा। वो नहीं जानता था कि स्केलेटल दिखता है ऐसा अंदर से, लेकिन हमें पता है अब कि ये स्केलेटल अंदर से ऐसा दिखता है। अब आप देखो यहाँ पढ़ाई का, ये स्केलेटल के पीछे का भाग है, और यहाँ पे देखेंगे हम ये आगे का भाग है। यहाँ तो आंखों के लिए भी जगह है, नाक के लिए भी जगह है। और देखेंगे ये जो है जबड़ा है हमारा, जो ऊपर से ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ जॉइंट है, तो जॉइंट बाद में गिर जाता है। फिर पूरा आगे का यहाँ हिस्सा दिख रहा है। तो इससे आगे चलते हैं, यहाँ भी पढ़ाई दिखेगी अभी। अब देखेंगे यहाँ पे सर्वाइकल रीजन दिख रहा है इसका, स्केलेटन का, लेकिन इसको नहीं पता ये सर्वाइकल है, इसलिए वो डर गया। फिर उनका सामने का पूरा हिस्सा है। अब राइट वाली फोटो में देखेंगे हम, यहाँ पर इसका सर्वाइकल रीजन भी है, thoracic रीजन भी है, लंबर रीजन भी आ गया, फिर इसका पेल्विक रीजन भी दिख गया हमें सारा। फिर हाथ भी दिख गया, हाथ की हड्डियां दिख गई। हाथ का आप देखेंगे यहाँ पे कंधे का जॉइंट भी यहाँ पे है, ये एल्बो जॉइंट भी है यहाँ पे। फिर एक और चीज देखिए, अभी हाथ की हड्डी भी लंबी है यहाँ की, तो ऊपर की हड्डी लंबी होती है। पीछे के यहाँ देखेंगे, आप नोट करके दिखाते हैं अभी कि ये जो हड्डी है ये स्कैपुला है, जो आपका यहाँ पे हम जिसके जो आपका शोल्डर प्लेट होता है, वो जिसके हम नीचे एडीआर देते हैं, वो शोल्डर प्लेट ये रही। सर्वाइकल का रीजन ये रहा। फिर इधर थोरेसिक रीजन इधर आ गया, ये आपकी रिब केज आ गई, ये आपका लंबर एरिया आ गया, ये दो हाथ आ गए इधर इधर। फिर नीचे पेल्विक का रीजन आ गया। और आप देखो कि पढ़ाई कहाँ पे नहीं है, एक चीज तो अब हर जगह पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन हमें बस गौर करना है। जैसे हमने देखा कि ध्यान रहे तो आपकी तरफ ही रहे, इसलिए जितना ध्यान लगा के रखेंगे उतना जगह जगह पढ़ाई दिखेगी हमारे को। तो आगे भी देखते हैं अभी थोड़ा सा इसके, आगे आएंगे तो ये हाथ भी आ गए इसके, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये रिस्ट का जॉइंट है। फिर इसमें दिख जाएगा आपको कि यहाँ दो हड्डियां हैं, एक हड्डी एक नहीं होती यहाँ पर, यहाँ दो होती हैं हड्डियां, ऐसे ऐसे करके, रेडियल और रेडियस और अल्ना। ऐसा ऐसे करके जहाँ भी हम देखते रहेंगे वहां हमें यही सब दिखेगा। फिर से देख लेते हैं, ये हेड पूरा स्केलेटन का ढांचा है, पीछे का हिस्सा ये रहा, आगे का हिस्सा यहाँ फेस पे है। ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर वंबर सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे आपको। लेकिन पोपट लाला को नहीं पता कि ये दिखता है ऐसा स्केलेटन अंदर से, इसलिए वो घबरा गया। हमें पता चल गया, हम अपनी घबराएंगे आगे से। तो आगे आते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमारा हर वस्तु में टिकाव पैदा हो, चाहे हम कोई बात भी रखें, तो हम बात इस तरह से करते हैं कि सामने वाला हमारी बात को अहमियत दे, भूल ना जाए, कहीं डगमगा ना जाए हमारी बात से कि इसने क्या बोला था मेरे को याद ही नहीं है। उसमें भी स्थिरता चाहिए, हमारे को स्थिरता हर जगह चाहिए। शरीर में भी स्थिरता चाहिए, बेबुनियाद नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। बस हम बात शुरू करने से पहले बेस बनाते हैं। इसी तरह घर बनाते समय भी पहले हम बेस बनाएंगे नीचे, पहले बेस बनता है, जुड़ाई होती है, फिर वो पक्का करके उसको रड़ा करते हैं, फिर उसको बेस बनाते हैं। फिर पिलर खड़े होते हैं, पिलर खड़े होंगे, शटरिंग होगी, शटरिंग के ऊपर सरिया डलेगा, लोहा डलेगा, पाइप डलेगी, तारे डलेंगी, फिर लेंटर डलेगा। फिर लेंटर डलना, जब लेंटर जब पक्का होता है, पक्का होने पर शटरिंग नीचे गिर जाती है, हटा दी जाती है, और घर का ढांचा जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि वो ढांचा है अभी भी। घर तो तब बनेगा ना जब उसमें कुछ रहने के लिए लोग आएंगे, उसमें कुछ डेकोरेशन होंगी, तब घर माना जाएगा वो। बाकी प्लास्टर, वुड वर्क इत्यादि सब चलता रहता है आगे, वो चलता ही रहेगा आगे के लिए। लेकिन एक ढांचा तैयार हो गया जो कि मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर यही ढांचा ठीक ना हो, मिस्त्री ने कोई हेरा फेरी कर दी हो, आजकल मिस्त्री भी हेरा फेरी करता है, कोई काम ठीक से ना किया हो, मसाला सही से ना मिलाया हो, बीच में से कुछ झोल झाल कर दिया उसने, तो भी दिक्कत आएगी। कोई कसर छोड़ दी है उसने, कोई काम करने में कोई ढील डाल दी हो, तो फिर मामला डगमगा जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। इसीलिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए।
चाहे बात का हो, चाहे घर का हो, चाहे शरीर का हो, लेकिन बेस मजबूत चाहिए। अगर बेस कमजोर होगा तो हमारी शेप ऐसे से ऐसी होती जाएगी, टांगे अगर ऐसी हैं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, अंदर को आ जाएंगी, डॉकनी हो जाएगा या बोलेक हो जाएंगे। इसी तरह हमारे शरीर के लिए जो ढांचे का काम करता है वो है स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग हड्डियां चाहे नरम हो चाहे सख्त हो या मांसपेशियां क्यों ना हो, इन सब से मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है। जैसा कि हमने अभी पीछे भी देखा कि इतनी सारी चीजें चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तो अभी एक फिल्म का सीन है तो इसमें तो खड़ा दिख रहा है पूरा आपको कि ये खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक जुड़ाव चाहिए होता है, जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं इसमें, जो ये स्थिरता है यहाँ पर भी। यहाँ पर मांसपेशियां काम करती हैं, लेकिन एक ढांचा चाहिए उसको भी। मांसपेशियां किसके सपोर्ट में आएंगी? कोई तो सपोर्ट चाहिए उसको। सपोर्ट है हमारी हड्डियां। तो हड्डियां क्या होता है? द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज जो हमारा कहते हैं घुटने का कार्टिलेज या लिगामेंट्स जो जोड़े रखता है, ये अदर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो जोड़ने का काम करते हैं, चाहे हड्डी को हड्डी से, हड्डी को मसल से जोड़ने का काम भी करता है टेंडन। इट परफॉर्म्स वेरियस सेवरल वाइटल फंक्शंस दैट आर एसेंशियल फॉर द बॉडीज ओवरऑल हेल्थ। तो जैसा मर्जी काम हो बॉडी का, हमें बोन्स चाहिए, बोन्स को भी आगे सपोर्ट चाहिए होता है। तो बोन्स के यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं, ये हमें नाम पता होने चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में कई बार लिखा आता है लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स। हमें ये पता होना चाहिए कि हड्डियां कहाँ होती हैं, कौन सी होती हैं ये। अब यहाँ का हमें पता है सर्वाइकल रीजन है, लेकिन लोग क्या कहते हैं हमें सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस रीजन का नाम सर्वाइकल रखा गया है। इस रीजन का नाम जो है, यहाँ पे रिब्स आती है हमारी, ये थोरेसिक रीजन है। उससे नीचे चालू होगा हमारा लंबर रीजन। तो हमारी ये यहाँ की जो हड्डी है इसको कहते हैं क्रेनियम। नीचे की जो हमारी हड्डी है ये छोटी वाली, इसको कहते हैं मैंडिबल। फिर ये कंधा आता है, ये आगे दो बोन्स आती हैं, इसको कहते हैं क्लेविकल, इसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन। फिर जो शोल्डर ब्लेड है पीछे, इसको कहते हैं स्कैपुला। फिर यहाँ की जो हड्डी है, ये बाजू से ऊपर कंधे के यहाँ पे जो आती है, ये ह्यूमेरस होती है। फिर अंदर भी ये हड्डियां होती हैं, जो हड्डी अंदर की तरफ है वो होती है अल्ना, और जो बाहर की तरफ है वो है रेडियस। फिर आगे यहाँ पे ये जॉइंट आता है, यहाँ पे होता है कार्पल्स। फिर आगे उंगलियां बनती हैं। फिर यहाँ पे आते हैं इधर, ये हथेली जो होती है मेटाकार्पल्स फेरेंजिस। ऐसा ऐसा हड्डियों का नाम रखा गया है। फिर नीचे आते हैं, हम कहते हैं पेल्विक रीजन है, लेकिन इससे पीछे भी होता है एक नंबर रीजन, वहां पे जो वर्टिब्रा होते हैं। तो और थोड़ा नीचे आते हैं, पेल्विक रीजन के नीचे आता है फीमर बोन, सबसे लंबी हड्डी है हमारे शरीर की। फिर घुटना आता है, घुटने को फटेला बोन होती है, जिसको हम नी कैप के जरिए ढीला करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके नीचे आती है दो हड्डियां, अंदर की तरफ जो हड्डी है टीबिया, बाहर की तरफ जो है फिबुला। फिर वैसे ही नीचे हमारा एंकल जॉइंट आता है, वहां पर टार्सल्स, उसके जो आगे हड्डी है वहां पे मेटाटार्सल्स। फिर आते हैं ऐसी उंगलियां जिसको फिंगर फेरेंजिस। ऐसे कर करके हर चीज का नामकरण किया हुआ है। सिर्फ नामकरण करने के लिए ही उन्होंने रखा है कि ऐसा बोलना कि तेरी लेफ्ट वाली हड्डी, ये ऐसा तो बोलना ही चाहिए, अजीब लगता है बोलने में। तो सीधा ह्यूमरस बोन, किसका अगर किसी के यहाँ चोट लगी है तो सीधा बोलना क्लेविकल में चोट लगी है। एक नामकरण किया गया है। घुटने में लगी है तो घुटने किस पार्ट में लगी है, कौन सी हड्डी क्रैक हुई है, कहाँ से क्रैक हुई है, क्या वो इधर से हुई है, सामने से हुई है, पीछे की तरफ से हुई है। तो हर चीज का एक नामकरण है सिर्फ। किसी को कंफ्यूज करने वाली वो चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक नाम है कि हमें पहचान होनी चाहिए कि इस रीजन में एग्जैक्ट यहाँ पर चोट लगी है या यहाँ पर दिक्कत है। तो आगे आते हैं कि कंपोनेंट क्या है हमारे स्केलेटल सिस्टम के, कि ये काम कैसे करता है, ये किसके साथ मिलकर काम करता है। पहले आती है हमारी बोन्स, जो कि रिजिड होती हैं, मतलब स्थिर होती हैं बिल्कुल, ऐसा मोड़ नहीं सकते हैं उनको। दे कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, सच एज लॉन्ग बोन्स जैसे कि फीमर बोन, शॉर्ट बोन यानी कि कार्पल्स, फ्लैट बोन्स यानी कि स्कल जो हमारा फ्लैट है बिल्कुल ऐसे, इरेगुलर बोन्स जो हमारी वर्टिब्रा है, मनके हैं। मनकों की जो शेप है वो ऊपर खाबड़ है, कोई इसकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं है कि ये ऐसा दिखता है। कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका? बोन्स आर मेड अप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन। कोलेजन फाइबर होता है और कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि सिर्फ कैल्शियम से नहीं बना, वो फॉस्फेट भी लगा है, फॉस्फोरस भी है वहाँ पर, मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी है, और बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी लगे हैं वहाँ पर। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स बोन्स देयर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब ये सब मिलकर तैयार होता है तो बोन्स को उसकी स्ट्रेंथ मिलती है। टाइप्स ऑफ बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन, मतलब बोन्स का एक अंदर का पार्ट होता है, बाहर वाले पार्ट को कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। अंदर वाला जो पार्ट है स्पॉन्जी बोन, तो कहते वो जो है वो थोड़ा नरम होता है, इसलिए वहाँ बोन मैरो पाई जाती है। जहां पर हम लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, राइट विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, हम देखेंगे कि सीधा फीमर बोन के ऊपर वाले पार्ट में देके हम यहाँ हड्डी पर देते हैं सीधा। मान लो अगर ये फीमर बोन है तो यहाँ हड्डी पर देंगे, ऐसे ऐसे कर करके। वो क्यों देते हैं? क्योंकि अंदर का जो स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी पार्ट जो है, रेड बोन मैरो जो है,
उसको उकसाने के लिए करते हैं हम ये। जैसे कि हम देखेंगे कि उसके आगे का पार्ट जो है वो है, बीच का जो पार्ट बाहर का, मतलब बाहर की जो लेयर है वो होती है कॉम्पैक्ट बोन, जो कि हमें हार्ड चाहिए। हार्ड नहीं होगी तो वहां पर टूटने का डर रहता है या लगने का डर रहता है। कहीं इसको कुछ दिक्कत ना हो तो बाहर का हिस्सा बिल्कुल हार्ड है और अंदर का हिस्सा उतना ही सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। तो वहां पर कार्य चलता रहता है ऐसे ही। कार्टिलेज भी होता है एक। कार्टिलेज का काम क्या होता है? कार्टिलेज इज द फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड एक्ट्स एज अ cushion बिटवीन बोन्स इन जॉइंट्स। यानी कि जो आपका ये जॉइंट है, यहाँ पे ये जॉइंट कैसे काम कर रहा है, ये हिल रहा है ऐसा पूरा, तो अंदर कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल है, वो कनेक्टिव, उसने जोड़ के रखा हुआ है ऐसे। अब मान लीजिए जो दो चीजें हैं ये हार्ड है बिल्कुल, और हार्ड चीजें तो आपस में रगड़नी चाहिए, घिसनी चाहिए। ये ना घिसे इसीलिए कुशन जैसा गद्देदार कोई चीज दे रखी है इनके बीच में, उसको कहते हैं कार्टिलेज। जिससे दो मनकों के बीच में एक डिस्क होती है जो उसके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कहीं आपस में ना टकरा जाए, दिक्कत ना कर जाए कोई। कुशन गद्दा दिया रखा है उसके बीच में। वो गद्दा जब सूज जाता है तो हम कहते हैं कि घुटने घिस रहे हैं हमारे। तो ये चीज होती है कार्टिलेज। इसके टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स का जरूरी है क्योंकि हमारे कान में भी थोड़ी हड्डी होती है, हड्डी यहाँ पर भी है। वो हड्डी के यहाँ पे हम देखेंगे आगे का पार्ट तो हिल रहा है थोड़ा सा, लेकिन पीछे भी हड्डी है, तो कुछ चीज तो ऐसी है जिसने इसको जोड़कर रखा हुआ। आगे तो मांस मांस दिखता होगा हमारे को कि ये तो मांस है, लेकिन हड्डी को कैसे तो जोड़ के रखा होगा। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज फाउंड इन द नोज ट्रैकिया, ये पार्ट आपका इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जबकि ह्यूमरस और फीमर। इलास्टिक कार्टिलेज फाउंड इन द ईयर एंड एपिग्लोटिस। ईयर में क्यों? ईयर भी जोड़ के रखा हुआ है, ये भी कार्टिलेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हड्डी नहीं दे सकते थे। हड्डी अगर होती तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता पूरा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि टूट फूट जाएगा, कहीं मुड़ मुड़ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं होगी इसमें ऐसी। तो इसलिए इसमें इलास्टिक कार्टिलेज चाहिए। फिर फाइब्रो कार्टिलेज फाउंड इन द इंटरवर्टिकल डिस्क एंड नी मेंसिस। डिस्क जो होती है हमारी, वहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्योंकि जो डिस्क है हमारी वो मनके से भी जुड़ी हुई है, नीचे वाले मनके से भी जुड़ी हुई है। उसको जोड़ने के लिए भी कोई टिश्यू चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू ये होता है जो जोड़ने का काम रखता है हमारा। इसके आगे देखेंगे कि जैसे हायरिंग कार्टिलेज है, यहाँ पर नीचे, हाँ, यहाँ पे कार्टिलेज हर जगह पे है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है मूव कर रहा है अच्छे से। फिर इसके बाद कान के में आता है इलास्टिक कार्टिलेज, जो दिखता है ऐसा है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसके बाद में आता है फाइब्रो कार्टिलेज जो हमारे डिस्क में पाया जाता है। इसके बाद आता है कार्टिक लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? एक बड़ा ही मजबूत एक फाइबर होता है, कि टिश्यू होता है जो कि बोन और बोन को पकड़ के रखने का काम करता है। अब वो दोनों घर्षण ना करें इसके लिए कार्टिलेज है, और दोनों में पकड़ बनी रहे, कहीं ये ढीला ढाला होकर अलग ना हो जाए, पकड़ बनाने के लिए इसके लिए होता है लिगामेंट। लिगामेंट्स आर टफ बैंड्स ऑफ फाइबरस टिश्यू दैट कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन एट जॉइंट्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। तो लिगामेंट क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, किसी को जुड़ाव बना रखना, कि दो हड्डियां आपस में कहीं अलग ना हो जाए, इसीलिए वहां पे लिगामेंट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर। तो लिगामेंट क्या होता है? वो घुटने के एक पट्टी ऐसी होती है वो घुटने में। तो घुटने में जैसे यहाँ पे देखेंगे हम कि एसीएल लिखा हुआ अंदर की तरफ, एंटीरियर अंदर की तरफ है वो, पोस्टीरियर होता है बाहर बाहर की तरफ। एंटीरियर लिगामेंट क्रूशिएट लिगामेंट होता है जो हड्डी को उसने जोड़ के रखा हुआ है ऐसे। और टीयर जब करता है इस पे, टीयर होने का मतलब है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ा है, बहुत तेज प्रेशर पड़ा है। इस प्रेशर लगने से वो मान लो अगर ऐसे है तो फट करके वो ऐसे टूट जाता है वो। जिसके लिए वो उसमें ऑपरेशन भी किया था कई जगह, लेकिन हम अपनी थेरेपी से भी इसको रीजनरेट कर सकते हैं। इंजरी ट्रीटमेंट हो गया, अलग ट्रीटमेंट हो गए, उसके जरिए हम इसको कर सकते हैं। लेकिन दिखाने के लिए कि लिगामेंट कैसा होता है, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमने दिया एचसीएल का, कि ये एक लिगामेंट है, इसने सिर्फ जोड़ जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन वहां पर अलग अलग पट्टियां लगी हुई हैं, एक इधर से भी है, अंदर से भी, अंदर से भी है, क्योंकि पकड़ बनानी है वहां पर। रहते टेंडन। Tendons are fibrous tissue that connect muscles to bones, enabling movement by transmitting the force generated by muscle. टेंडन्स का काम क्या होता है? टेंडनाइटिस भी सुना होगा। तो टेंडन होते हैं जो हड्डी और मसल को जोड़कर रखते हैं। हड्डी हड्डी को जोड़कर रखता है लिगामेंट। हड्डी और मसल को जोड़कर रखता है, जैसे ये बाइसेप्स है हमारे, अब यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं किसी जगह। जुड़े तो हड्डी से हुए हैं, लेकिन हड्डी से भी कैसे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं टेंडन से। टेंडन के जरिए ये जुड़े हुए हैं, उसके जरिए इसको स्टेबिलिटी मिलती है और पावर मिलती है। फिर इसके बाद आता है कि गुरुजी ने वेद में लिखा है हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का काम टेंडन्स, लिगामेंट्स और मसल्स करते हैं, जिनकी सहायता से वे आपस में जुड़े रहते हैं। पीठ के हर वर्टिब्रा के बीच में एक शोकर जैसा, गदरी जैसी या गद्दे जैसा रहता है, जिसे हम डिस्क कहते हैं। उनको आराम से काम करने के लिए भी देखभाल रहती है, ताकि वे आपस में रगड़ ना खाएं, घसे ना।
जैसे कि अभी हमने देखा कि हर एक हड्डी के बीच में कुछ तो ऐसा रहेगा, कुछ तो गद्दा रहेगा, चाहे वो चिकनाई के रूप में हो। घुटने में के लिए कहते हैं चिकनाई खत्म हो गई घुटने की। लेकिन ऐसे ही हमारे जो वर्टिब्रा हैं, मनके हैं, मनकों के बीच में गद्दा लगा हुआ है, जिसके द्वारा वो अगर ऐसा कभी झटका लगा शरीर पे तो कहीं वो आपस में टकरा ना जाए, तो गद्दा दे रखा है वहां पे। जो गद्दा है वो शॉक को यानी कि झटके को अपने अंदर सोख लेगा, जिसके जरिए कमर में दिक्कत ना आए। अब इसमें भी एक बड़ी बात है कि हमारे कमर के मनके भी मसल से जुड़े हुए हैं। इसको जो स्टेबिलिटी मिल रखी है, भी सीधे जो बैठे हैं, ये मसल्स की पकड़ है इस टाइम पर कि वो वर्टिब्रा से जुड़े हुए हैं। वर्टिब्रा से जुड़कर वो पेल्विक रीजन से जुड़े हुए हैं, आगे आगे जगह जगह जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी देनी है, आगे पीछे होना भी, ये सब काम, सब कुछ मिला जुला काम है इनका। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ये काम क्या करता है अब जान तो लेंगे हम कि ये ऐसा जुड़ता है वैसा जुड़ता है, लेकिन काम है क्या इसका असली में। हम जो अभी बैठे हैं, सपोर्ट मिली हुई है, एक ढांचा मिला हुआ है, फ्रेमवर्क है, एक अंदर एक पूरा ढांचा है जिसके ऊपर ये सब चढ़ा हुआ है, मांस का जो ढेर चढ़ा हुआ है, ये एक हड्डियों के जो ऊपर चढ़ा हुआ है, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी एंड मेंटेन इट्स शेप। यानी कि बॉडी को शेप प्रोवाइड करना। और जो हमारी ये चेहरे की शेप है, ये अंदर एक स्कल है, पूरा हमारा स्कल के ऊपर ही चेहरा बना हुआ है, प्रोटेक्शन देना। और मान लीजिए सर के ऊपर ये स्कल ना हो, ब्रेन के ऊपर स्कल ना हो, तो क्या होगा, हमें चोट लग सकती है जल्दी। प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन, इसको प्रोटेक्ट करता है स्कल। हार्ट और लंग्स रिपकेज प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत आना मतलब पूरे शरीर में दिक्कत आना। एक नस दबती है तो हमारे पैरों में दर्द आ जाता है, पता चलता है कि यहाँ पे बड़ी तेज कुछ चुभ रहा है, बहुत तेज स्टिंगिंग है वो। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड अगर कंप्रेस होती है, कुछ दिक्कत आती है, तो पूरी की पूरी नीचे की बॉडी पैरालाइज मार जाती है। इसीलिए वहां पर वर्टिब्रा दिए हुए हैं, वर्टिब्रा के बीच में से ऐसे निकल के जाती है स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ, नीचे कोर्टेक्स बना बन जाता है आके। इसी तरह वहां पर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करता है हमारा वर्टिब्रा। फिर ब्रेन के लिए दे रखा है स्कल, और हार्ट और लंग्स के लिए दे रखा है रिब केज। कहीं झटका न लगे यहाँ पर, किसने मार दिया यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा नाजुक चीजें हैं ये। यहाँ पर मारना, गले पर मारना बहुत नाजुक है। अगर यहाँ पर कुछ लगा और हार्ट पर चोट गया तो हार्ट को दिक्कत आ सकती है, लंग्स पे लगा तो लंग्स में दिक्कत आ सकती है। बल्कि कई लोगों की मारपीट में ये रिब्स टूट भी जाती हैं। मान लीजिए अगर रिब्स ना हो तो क्या क्या टूट जाएगा हमारा, कितने बार नुकसान होगा बॉडी का। फिर मूवमेंट जो कर रहे हैं हम, फैसिलिटेट्स मूवमेंट बाय सर्विंग एज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स। मसल्स लगी तो हुई है, मसल्स को भी कहीं से जुड़ाव चाहिए। एक कोई रस्सी डालिए, रस्सी को भी तो पकड़ चाहिए, रस्सी को सपोर्ट तो मिले पहले, कहीं से बांधेगा तो सही इसको। रस्सी बांध भी थी, इसको खींचने के लिए भी कुछ चाहिए, पावर चाहिए इसको खींचने के लिए भी। ऐसे मसल्स को भी एक अटैचमेंट चाहिए, कहीं से जुड़ाव तो मिले। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कहाँ से होंगे, वो होंगे वो जब तक बोन से अटैच नहीं होंगे तब तक वो एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, काम ही नहीं कर सकते कुछ भी। इसके बाद आता है मिनरल स्टोरेज। मिनरल यानी कि जो हमारा पोषण तत्व है, स्टोर्स मिनरल्स प्राइमरी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच कैन बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज नीडेड। यानी कि जैसे हमने देखा ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और पारा का काम देखते हैं हम, जो कि हड्डियों में से कैल्शियम को उठाकर ब्लड में डालता है। ऐसा ही कार्य करने के लिए बोन्स हैं। ब्लड सेल प्रोडक्शन, हम देखते हैं कि हमारा बोन मैरो जो है, ये हेमाटोपोइसिस के जरिए हमारे आरबीसी को बनाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने इसमें हड्डी में इतने इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। एनर्जी स्टोरेज, स्टोर्स लिपिड्स, यानी कि जो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल के जो बेसिक मटेरियल है, कण है जो उसके लिपिड्स, इन दी येलो बोन मैरो। येलो इसलिए है क्योंकि वहां पर फैट्स की मात्रा ज्यादा है, विच कैन बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। फिर हम देखेंगे एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है इसका, कि हमारे ये सिस्टम का काम क्या क्या है, स्कल सिस्टम क्या काम कर रहा है। इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रखी है आपके लिए कि स्कल जो है यहाँ पर, इसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देनी है। आप कभी देखेंगे जो ब्रेन पे आप ऐसे ही मारेंगे ना, तो अंदर ब्रेन हिलता है हल्का हल्का, एक शॉक लगता है ब्रेन को अंदर भी। लेकिन कहीं वो ज्यादा ना लगे तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, कि यहाँ पर ब्रेन के ऊपर ना जाए जो ज्यादा। फिर आता है स्टोर्स रिलीज, स्टोर एंड रिलीज फैट, इसके अंदर फैट के कण भी होते हैं। प्रोड्यूसेस आरबीसी, ब्लड सेल भी करता है प्रोड्यूस ये, जो हम फॉर्मेशन देते हैं, विटामिन फॉर्मेशन, पापू जो देते हैं हम। स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया। फैसिलिटेट मूवमेंट, मूवमेंट जो हम कर रहे हैं हड्डियों के जरिए हो रही है, क्योंकि अंदर ढांचा चाहिए, काम सब कर रहे हैं एक ढांचे के जरिए ही। यहाँ पता चल रहा है कि ये एक हाथ है, अगर यहाँ ढांचा ही ना हो क्या पता चलेगा हाथ है, फिर तो ऐसा ही लटका हुआ महसूस होगा। सपोर्ट द बॉडी, अभी हम जो चल रहे हैं, खड़े हुए हैं, एक नीचे प्लेट की तरह का रखा हुआ है हमारा फुट, जो हमारा तलवा है, अगर वो ना हो या वो भी टेढ़ा मेढ़ा अगर हो किसी डिफॉर्मिटी के कारण, तो कैसे हम खड़े मिलेंगे, वो भी दिक्कत वाली बात है। तो लगता है कि बोन बनती कैसे है। बोन के बनने में तीन स्टेप आते हैं: ओसिफिकेशन, ग्रोथ फेज और बोन रिमॉडलिंग।
अब जैसे किसी को चोट लग गई बोन में, बोन टूट भी जाती है, लेकिन इसमें गुण है कि वो वापस से धीमे धीमे करके खुद को जोड़ लेती है। द प्रोसेस बाय विच बोन टिश्यू फॉर्म्स, देयर आर टू टाइप्स: इंट्रामेम्ब्रेनस ossification directly forms flat bone like the skull. Endochondral ossification forms long bone like the femur through the replacement of cartilage. तो अलग अलग टाइप होता है, इसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। ग्रोथ फेस होता है, ग्रोथ प्लेट फाउंड इन द लॉन्ग बोन। ग्रोथ प्लेट्स, एपिफिशियल प्लेट, एपिफिशियल एक लाइन होती है हमारे जो लॉन्ग बोन्स होता है, जैसे फीमर बोन होती है, उसके आखिरी छोर पे एक लाइनिंग होती है जो कि हमारे 18 से 20 साल के बाद जुड़ जाती है, यानी कि बाद में वो ग्रोथ करनी कम हो जाएगी। इसीलिए गुरुजी ने बोला है कि बढ़ते बच्चों को WD, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी नहीं देना, क्योंकि अगर वो देते हैं, देने से दिक्कत नहीं होती, बात सारी है दोष इसमें लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी का कोई भी नहीं है। बात है कि इसमें फिजियोलॉजी का कारण है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इसमें कार्य है, क्योंकि वो एपिफिजियल लाइनिंग को जोड़ने का काम करती है, कि हम आम भाषा में बोले तो। इसीलिए गुरुजी ने बोला कि वो नहीं देना, एक सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन कभी इस पे दोष नहीं देना कि लेफ्ट टूरी से दिक्कत हो रही है, दिक्कत कोई भी नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशन है सिर्फ वो। फाउंड इन द लॉन्ग बोन्स, ग्रोथ प्लेट्स, एपिफिजियल प्लेट्स आर द एरियाज ऑफ ग्रोइंग टिश्यू दैट डिटरमाइन द फ्यूचर लेंथ एंड शेप ऑफ मैच्योर बोन्स। उसके बाद आता है बोन रीमॉडलिंग। बोन की शेप कैसी होगी? द कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर ओल्ड बोन टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय न्यू बोन टिश्यू। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स दैट ब्रेक डाउन बोन्स एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स दैट फॉर्म न्यू बोन्स, यानी कि कैल्शियम को उठाकर बाहर डालना वाले सेल्स, कैल्शियम को ब्लड से उठाकर बोन में वापस डालने वाले सेल्स, दोनों इसमें काम करते हैं। इन दोनों के कार्य के बिगड़ने से हड्डी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, फिर ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इस तरह हमारा एक बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, दिक्कत कहीं भी नहीं आती। सिर्फ एक फिजियोलॉजी के ये तथ्य हैं कि जो हमें पता होने चाहिए। फिर इसमें कॉमन डिजीज क्या आती है, कि हम कैसे क्या बताएं कि इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो आता है जो बहुत कॉमन होता जा रहा है आज के टाइम में, ओस्टियोपोरोसिस। जो हर एक 10 में से एक बंदे को सुनने को मिलता है कि इसको ओस्टियोपोरोसिस है। नहीं तो करते करते आज के टाइम में 50 साल 60 साल तक जाके ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्योंकि अंदर से जो बोन डेंसिटी है, बोन मास जो है इसका, वो अंदर से कम होना शुरू हो जाता है, खोखली हो जाती हैं हड्डियां। तो हड्डियां ऐसा भी नहीं होती कि हम कहें कि बिल्कुल ही वो सपाट है, ऐसे जैसे कोई सीमेंट का होता है, ऐसा नहीं होता। अंदर उसके जाली टाइप सी होती है, जाली होती है वो। तो वो ओस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि बढ़ती एज में हो जाता है। अर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्टिफनेस आती है, दर्द होता है। इसका कारण होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें कि थाइमस सबका हाइपर होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि थाइमस हाइपर है तो हम कहें कि इम्यून सिस्टम भी हाइपर होगा। तो कभी भी ये सोचना कि अर्थराइटिस वाले पेशेंट को हम इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए थाइमस देंगे, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कभी। तो अर्थराइटिस में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, चाहे उंगलियों भी जॉइंट्स हो, ज्यादातर इसमें पता चलता है लोगों को कि यहाँ पर अकड़न है, दर्द है, मूवमेंट करने में दिक्कत है। फिर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बोन्स में, कहीं गिर गए, मार लग गई, कुछ हो गया, तो कहीं हड्डी टूट गई, हड्डी में हेरियन फ्रैक्चर आ गया। ब्रेक्स इन बोन्स कोस्ड बाय ट्रॉमा, झटका लगने से। ओवर यूज हो गया कि हमने अपने शरीर को हद से ज्यादा काम करा लिया, कि काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। एक टाइम के बाद वो भी अपना एक लिमिट होती है हर चीज की, वो अपना फिर दम तोड़ जम एक वो, उसमें जो उसकी लिमिट है, उसकी सहने की सहनशीलता की लिमिट जो है, थ्रेशोल्ड जो उसकी कैपेसिटी है, वो बिल्कुल ही ऊपर चल जाती है। जिसके कारण भी कई बार उसमें फ्रैक्चर दिखाई जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कंडीशन दैट वीकन्स द बोन, अब जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो गया, अब मान लो किसी को ओस्टियोपोरोसिस भी है, उस पर ज्यादा दबाव दे दिया किसी ने, तो उसकी हड्डी क्रैक हो सकती है अंदर से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसकी क्रैक आई है, और वो किसी पे भी नाम लगा सकता है। स्कोलियोसिस हम देखते हैं, ऐसी कमर हो जाती है टेढ़ी, क्योंकि एक साइड की जो मसल है वो टाइट है, एक साइड की जो मसल है वो लूज हो गई है। और साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट बिफोर प्यूबर्टी, ये छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, कोई कमी आ जाती है उसके हेल्थ में। रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स में बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल, रिकेट्स हो गया, ये बोनी हो गया। इसमें या तो घुटने ऐसे टकराएंगे या ऐसे हो जाएंगे। वो यानी कि धनुष के आकार का, धनुष की तरह उसके घुटने हो जाएंगे। और नौकरी में क्या होगा, जब वो चलेगा टक 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 ऐसे 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 घुटने टकराते हैं, और वो जब चलेगा तो वो धीमा धीमा चलेगा। बाकी बच्चों के मुकाबले उसको चलते हुए देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो धीमा जा रहा है उसके मुकाबले। बढ़ते उम्र के साथ हड्डियां पतली हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि उनमें से कैल्शियम काफी निकल गया है, जिससे वे खोखली हो जाती हैं। इसका असली कारण है कि उनकी आंतड़ियों में कैल्शियम को सोखा नहीं जा रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, जिसके कारण रक्त का कैल्शियम लेवल ठीक नहीं रहता।
फिर पैराथायराइड हड्डियों में से कैल्शियम निकाल निकाल कर रक्त में डालता रहेगा। सो इसके लिए पेट को ठीक करना जरूरी है। या यहाँ पे लिखा है या 125 DCC को ठीक होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि उसका 125 DCC जो उसका हार्मोन है, जो उसका मैकेनिज्म वो ठीक होना जरूरी है। सो उस रोगी को पेट ठीक होने से सबसे ज्यादा लाभ होगा। इसमें ये नहीं लिखा गुरुजी ने। इस सिर्फ इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इस पैराग्राफ में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 125 DCC का जो आपका मैकेनिज्म है, धूप सेकने से शुरू होता है मैकेनिज्म। जब धूप सेकेंगे आप अच्छे से, वो भी कैसे, कि पीठ को धूप लगे तो और अच्छा है, मन को धूप लगे अच्छा है। उसके बाद आपको लीवर ठीक हो, किडनी भी ठीक काम करे, तब हम कहेंगे कि वो मैकेनिज्म ठीक हुआ है। हम सिर्फ यही कहे कि सिर्फ 125 DCC देख के हम बोले कि हमने ये ठीक कर दिया, तो वो कुछ टाइम के बाद अपना असर कम हो जाता है, क्योंकि उसका पेस जो है वो अभी कमजोर है। इसी तरह अगर कोई बोन बढ़ जाए, इसका मतलब है कि ओस्टियोक्लैड्स हाइपो हैं, यानी कम काम कर रहे हैं, जिसे पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा उकसाया जा सकता है। और हड्डियों का जो भाग बढ़ा हुआ है उसे कम किया जा सकता है। वैसे ही अगर कोई बोन ज्यादा खाई गई यानी घिस गई है, कम हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है, उसे डीजनरेशन कहेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि ओस्टियोब्लास्ट कम काम कर रहे हैं, जिससे ग्रोथ हार्मोन और थायराइड ग्लैंड को उकसाकर, यानी कि थायराइड और थायराइड पी को उकसाकर हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्थिति देखकर कि इसको हुआ क्या है, पहले शुरुआत कहाँ से हुई है। क्योंकि आजकल ऐसी दिक्कतें बहुत जगह देखने को मिलती हैं कि ये दिक्कत हाई बीपी भी है, शुगर भी है और हड्डी बढ़ी हुई है। तो हम बोलेंगे हम हड्डी बढ़ने के लिए सिर्फ पोलपारा दे रहे हैं, पहले उसका बाकी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, फिर उसका बीपी हमारे ट्रीटमेंट से ना शूट अप कर जाए। ये चीजें देखना जरूरी है। फिर आता है कि जैसे अब जैसे घर का ढांचा लेंटर इत्यादि से बना, घर का जो हमने ढांचा बनाया, पिलर डाला, उसमें लेंटर डलता है। लेंटर का में क्या क्या डलता है, मसाला होता है लेंटर का। उसको पीसा जाता है पूरा अच्छे से, उसमें सीमेंट भी डलेगा, रेता डलेगा, बजरी डलेगी, बदरपुर डलेगा, कंकर पत्थर डलते हैं, उसको पीस कर अच्छे से फिर आकार दिया जाता है। आकार भी कैसे, शटरिंग होती है जैसे पूरी पिलर देने के लिए भी, दो ढांचे इधर, दो ढांचे इधर, दो ढांचे दे दे के उसमें फिर मसाला भरेंगे। मसाला फिर भरेंगे ऊपर तक, फिर वाइब्रेशन करेंगे उसमें, जो वो टिकेगा तब जाके उसको खोलेंगे और पिलर मिलेगा तो हमारे को। कहने का मतलब क्या है कि एक घर बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए। एक चीज से काम नहीं चलेगा कि हम बोले लेंटर ऐसा डल गया, लेंटर में बहुत चीजें चाहिए। मसाला चाहिए, लेबर भी चाहिए, काम चाहिए पूरा उसमें, पूरी टीम वर्क चाहिए होती है, तब जाके एक लेंटर डलता है बंदे का, घर का। तब जाके इसमें इमारत खड़ी होती है। इसी तरह हमारी बोन भी सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी, उसमें फोस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व लगे हुए हैं, एलिमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे, कोलाजन एवं अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं। जब सब मिलते हैं तो बोन फॉर्मेशन होता है। तो जैसा हमने एक एग्जांपल लिया इस कैलेंडर का, कैलेंडर जब बना तो बहुत सारा उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल का ही मेन क्या करता रहा। अगर रॉ मटेरियल हमारे पास पूरा है, सक्षम है पूरा, उसमें फिर मेटाबॉलिज्म ठीक है, चाहे आप चाहिए ठीक है, सामान इधर का उधर होता रहेगा, सामान भी आ गया, लेंटर का मसाला तैयार भी हो गया, वो लेके कौन जाएगा, उसको लेके जाने वाला तो कोई हो, उसने यहाँ से उठा के वहां डाले, फिर वहां पे काम करने वाला भी तो कोई हो, वहां पे काम करे। फिर जब लेंटर भी डल गया, उसको पानी देने वाला भी चाहिए कोई अगले 10 दिन तक। उसका कहने का मतलब न्यूट्रिशन चाहिए बाद में भी उसको। अब देखो इतना बड़ा एक सिस्टम है पूरा बॉडी का, एक बोन को बनने के लिए भी। हम सिर्फ कहते हैं कि एक ट्रीटमेंट देके हम कर देंगे, बात ठीक है आपकी, लेकिन हमें जब सिस्टम पर काम करना है पूरा उसके, तो एक पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए खुद के लिए, सिर्फ अपने लिए, पेशेंट के लिए। एक पेशेंट का, स्पेसिफिक पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल चाहिए। तो एक, अगर ट्रीटमेंट की बात भी करें, हड्डी का बढ़ना या कहें कि स्पर है या ओस्टिफाइड के लिए फोर पैरा तो कार्य करता ही करता है, वो कोई उसमें दो राय की बात नहीं है। लेकिन आजकल ये हेपरिन +6 एरिया देने से भी पेशेंट को फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि एंटी कैल्सिफिकेशन फॉर्मूला जो देखेंगे आप, 4 पारा, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, 10 एडिया, जो कि 4 पारा हमने देखा अभी कि वो हड्डियों में से कैल्शियम, हड्डियों में से कैल्शियम को उठा के इसमें डालेगा ब्लड में। 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली आपका हो गया डिजोल्विंग फैक्टर के लिए, और 10 एडीआर हो गया। 10 एक कोर्टिसोल का एक गुण है कि वो कैल्शियम को कम कर सकता है, बढ़े हुए कैल्शियम को। एक मैं सिंपल बात बता रहा हूँ आपको कि वो कैल्शियम को कम कर सकता है, थर्मस जो है वो बढ़ाता है। इसलिए गुरुजी बोलते हैं, हमने पहले भी कई बार बताया लिख के, कि हम जब 4 दिन एक नॉर्मल पेशेंट को जब 6 एडीआर देंगे या एडीआर पॉइंट देंगे, 5वें दिन उसको थर्मस भी देना चाहिए, कहीं उसका जो कैल्शियम का लेवल है वो कम ना आ जाए बोन में से। लेकिन बिना रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट दिए, बिना मेटाबॉलिज्म को सुधारे, ये ट्रीटमेंट देने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आएगा। अगर उसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक नहीं है, आपने 4 बार आघात दे दिया, एटीआर भी दे दिया, आज कम भी हो गया, उसको मजा भी आ गया, खुश भी हो गया,
लेकिन अगर महीने बाद फिर वो आपके पास आ जाए कि मेरे को फिर से दर्द हो गया, तो फिर क्या मजा आएगा उसको। इसीलिए अगर मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, उसका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, ब्लड का पीएच ठीक होगा, एन न्यूट्रल दे दे के अगर हम उसको ठीक कर पाए इसी से ही, तो उसको कितना मजा आ जाएगा कि चाहे 10 दिन ज्यादा लगेंगे उसको उसको समझा के उसको अगर हम ट्रीटमेंट भी दे दें, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलेगा देखने को। फिर लेकिन ये है कि इसके हमारे पास टारगेट ट्रीटमेंट जरूर आता है कि ये ट्रीटमेंट कार्य करता है, लेकिन लॉजिक के साथ कार्य करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या में भी पहले थाइमस ब्लॉक करें, क्योंकि आजकल लोगों में ऑटो इम्यून ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर बाई चांस किसी को अर्थराइटिस है ऐसा, और वो भी ऑटो इम्यून की थोड़ा साइड है, थाइमस देते के साथ उसको सूजन बढ़ जाएगी, घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए आजकल जो हमने देखा है, ट्राई किया लोगों पे, बारलीवर 8 ADR बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एन स्प्लीन ब्लॉक, स्प्लीन क्योंकि ऑटोम्यून ना ओपन, और शुरू में 2.6 ब्लॉकेज को खोलने के लिए दिया जाए तो और भी अच्छा फायदा मिलता है। फिर आ जाती बात फ्रैक्चर्स की। फ्रैक्चर की स्थिति में तो फिंगर गॉल लीवर, इंजरी ट्रीटमेंट, 4 पारा वाला मल्टीविटामिन, ये पूरा 125 DCC फॉर्मूला जैसा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कार्य करता है। इसमें कई सारे केसेस भी हैं, जैसे विपिन जी का एक केस था एक बारी, काफी साल 1.5 साल पहले की बात है, कि एक पेशेंट क्या हुआ, एक पेशेंट भी गया, थेरेपिस्ट था एक वो, उस थेरेपिस्ट के घर का कोई व्यक्ति ऊपर से गिरा था, शायद पहली मंजिल से कहाँ से गिरा। गिरने के बाद उसके सर में कुछ चोट लगी, और चोट लगने के बाद ये हिस्सा हल्का सा नरम पड़ गया। फिर उस टाइम विपिन जी का कुदरती भगवान की देन से फोन आ गया अपने आप ही, कि उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया थेरेपिस्ट ने कि ऐसे ऐसे कोई गिर गया छत से, उसके सर में यहाँ पे चोट लगी है, तो कुछ नरम सा पड़ गया है। उसको बताया गया कि सिर्फ तो फिंगर गोल लीवर लगातार देना है बार 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 बार, और इतना देता के साथ ही उसका जो हिस्सा तो नरम पड़ गया था, उसमें शक्ति आ गई, यानी कि हीलिंग हो गई उस टाइम। तो हमारा हर पॉइंट कार्य करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक समय पर उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए हमारे को कि हम ये क्यों दे रहे हैं और ये कैसे कार्य करेगा। बाकी तो हरि की इच्छा तो है ही, हरि का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो चीजों को समझना जरूरी है। तो इसीलिए हम कंटिन्यू भी करेंगे आगे, लेकिन समझ में आए कि हड्डी जो बन रही है, ये सिर्फ अकेले कैल्शियम से नहीं बन रही, फॉस्फेट भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो विटामिन को सबको ठीक रखना, पूरे पेट को ठीक रखना, सिर्फ कैल्शियम का ऊपर फोकस ना करते हुए हर चीज पर फोकस करना, जो हमारा हर चीज बन सकता है NaN और न्यूट्रल देने से, या यूडीएफ हो गया आपका, ऐसा ट्रीटमेंट जब देंगे तो ये चीजें बननी स्टार्ट होंगी, रॉ मटेरियल बनना स्टार्ट होगा। इसी के साथ इसको हम, अभी तो एक बेसिक क्लास है, लेकिन आगे फिर इसको जब हम थोड़ा एडवांस लेके जाएंगे तो आगे और भी पढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आखिर में दो लफ्ज बोलते हुए इस सेशन को एंड करते हैं। दी जो तुमने ये जीवा है जपे तुम्हारा नाम, दी जो तुमने ये जीवा है जपते तुम्हारा नाम, रंगे रहे तुम्हारी भक्ति में हमें दो सतगुरु ऐसा वरदान। रंगे रहे हमारी भक्ति में, ऐसा दो हमें वरदान। पढ़ाई में भी रंगे रहें, लॉजिक के साथ ट्रीटमेंट देने में भी विश्वास रखें और रंगे रहें, ऐसा ही कार्य करते रहें और प्रगति की ओर अग्रसर रहें। इसीलिए सभी को जय गुरु जी, जय निरुथेरपी, परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, सबका धन्यवाद।